बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 दिसंबर 2020 और बुध का दिन है और हमने एनिमल किंगडम का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। एनिमल किंगडम की हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो देख ली थी और इसकी क्लासिफिकेशन को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो इसकी क्लासिफिकेशन के लिए बेसिक चीज़ें जो हैं, बेसिक पॉइंट्स जो हम रखते हैं उनको डिस्कस किया था। उसमें क्या चीज़ें थी, उसमें ग्रेड्स थे, बाइलेट्रिया एंड रेडिएटा, उसके बाद ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज। अगली चीज़ सीलोमेट्स, एसीलोमेट्स एंड सीडोसीलोमेट्स। और उसके बाद वी विल कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल किंगडम, इस तरह से कि हम हर क्लास को, हर ग्रुप को थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज ये कि जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है जी इसका एनिमल किंगडम की जो सब डिवीज़न है पैराज़ोआ, जिसमें सिर्फ एक फाइलम आता है, फाइलम पोरिफेरा। इसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि बाकी सब ऑर्गेनिज्म से, एनिमल से हट के है, बिल्कुल एक अलग ग्रुप में उसको रख दिया गया है। तो इसकी रीज़न्स क्या हैं? इसकी रीज़न्स ये हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये मल्टी सेलुलर तो हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर ऐसे हैं कि इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है टिश्यूज़ की या ऑर्गन्स की। सारे के सारे सेल एक ही जैसे होते हैं ऑलमोस्ट, और उसमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है कि कौन से सेल्स ने कौन सा काम करना है, कौन से ऑर्गन्स ने कौन सा काम करना है। हर सेल जो है इंडिपेंडेंट है, अपनी लाइफ के लिए, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, अपना जो है पैटर्न ऑफ लाइफ अडॉप्ट करने के लिए ये ख़ुद रिस्पॉन्सिबल है और किसी दूसरे सेल पे या किसी दूसरे ऑर्गन पे ये डिपेंड नहीं करता। अब ये जो पोरिफेरा है, इसका नाम पोरिफेरा क्यों है? बिकॉज इट हैज़ ए लॉट ऑफ पोर्स इन ऑन इट्स बॉडी। इसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा जो हैं वो पोर्स होते हैं। इसके मेंबर्स जो हैं दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस एंड दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन पानी में रहने वाले। एंड टोटल स्पीशीज़ जो हैं इसकी 5000 हैं, विच आर द नॉन स्पीशीज़, एंड 150 जो हैं इसमें से फ्रेश वाटर में हैं और बाकी जो हैं दे आर मेरीन। कि इसमें से 150 आप 5000 में से समझ सकते हैं कि बहुत थोड़ी सी जो हैं वो फ्रेश वाटर में हैं और मेरीन जो हैं वो उसकी बाकी सब स्पीशीज़ जो हैं वो मेरीन हैं। अब आप देखें कि फ्रेश वाटर जो है दैट इज़ अवेलेबल टू यू, ए लॉट ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल टू यू। आपका जो पंजाब का एरिया है 5 दरियाओं की सरजमीन है, तो जहाँ पे दरिया होते हैं वहाँ पे नदियाँ होती हैं, नाले होते हैं, तालाब होते हैं, जौहर होते हैं, झीलें होती हैं। ये अल्लाह ताला के बनाए हुए सब हुस्न जो हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं। थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर आबशारें होती हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं। तो इन फ्रेश वाटर बॉडीज़ में हमने कभी किसी स्पंज को देखा? आस्क योर सेल्फ। मैंने तो नहीं देखा भाई, क्योंकि ये 150 जो स्पीशीज़ हैं दे आर वेरी रेयर, बहुत कम जो हैं ये फ्रेश वाटर में हमें नज़र आती हैं। और अगर कभी किसी को समुंदर के किनारे जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो सी शोर्स पे, समुंदर के किनारे पर, साहिल पर स्पॉन्जेस पड़े हुए होते हैं, कभी एक कलर में, कभी मल्टी कलर्स में, कभी डिफरेंट कलर्स में वहाँ पर स्पॉन्जेस नज़र आते हैं, क्योंकि स्पॉन्जेस की बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो समुंदर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अब ये कि इनका हम देखते हैं कि ये जो फाइलम पोरिफेरा है इसके मेन कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स जो हैं क्या हैं? तो इसमें सबसे पहली बात वही कि स्पॉन्जेस जो हैं इनमें पहली बात तो ये कि सिमेट्री कोई नहीं है। दे लैक सिमेट्री। ना तो उनको बाइलेटरली हाफ किया जा सकता है, ना रेडियली हाफ किया जा सकता है, ना रेडियल सिमेट्री है, ना बाइलेटरल सिमेट्री है। सिमेट्री है ही नहीं है। तो इसमें बॉडी जो है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 वॉल्स। ये आपके सामने जो है ये एक स्पंज है और इसकी बॉडी जो है 2 इसमें दीवारें हैं, एक बाहर वाली दीवार है, एक अंदर वाली दीवार है। अब जो इसमें बाहर वाली दीवार है दैट इज़ नोन एज स्पिनेकोडर्म। डर्म मीन लेयर, बाहर वाली लेयर सेल की, और इसके जो सेल्स हैं दे आर नोन एज स्पिनेकोसाइट्स। और अंदर वाली लेयर के जो सेल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ द कोएनोसाइट एंड द लेयर इज़ नोन एज कोएनोडर्म।
अब ये जो अंदर की लेयर के जो सेल्स हैं और बाहर की लेयर के जो सेल्स हैं, इनके दरमियान एक जेली लाइक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, जेली लाइक लेयर प्रेजेंट होती है, विच इज़ नोन एज मीजेनकाइमा। अब इस मीजेनकाइमा में कहीं कहीं कोई अमीबा लाइक सेल, अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या इसके साथ साथ ये कि स्पंज के फाइबर्स या स्पिक्यूल्स जो हैं, छोटे छोटे कांटों जैसे क्रिस्टल जैसे स्ट्रक्चर जो हैं इसमें मौजूद हो सकते हैं। अब ये जो कोएनोसाइट्स हैं, दे आर नोन एज कॉलर्ड फ्लैजिलेटेड सेल्स। कॉलर्ड फ्लैजिलेटेड सेल्स हम देख लेते हैं कि ये किस तरह के सेल्स होते हैं। कॉलर्ड फ्लैजिलेटेड सेल्स जो हैं वो ये सेल्स जो हैं वो इस तरह से, ये सेल है, इसके ऊपर एक कॉलर लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर फ्लैजेला जो है वो मौजूद है। ये अब बॉडी जो है स्पंज का बॉडी हमारे पास इस तरह से स्पंज का बॉडी है। इसमें सेल्स की दो लेयर्स हैं, एक बाहर वाली लेयर जिसको हमने कहा कि पिनेकोडर्म कंपोज्ड ऑफ पिनेकोसाइट, दूसरी जो है कोएनोडर्म नोन कंपोज्ड ऑफ कोएनोसाइट्स। ये सारे के सारे सेल्स जो हैं कोएनोसाइट्स होते हैं। अब इसके बाद एक और बात क्या कि इसकी बॉडी जो है इसमें पोर्स मौजूद होते हैं। ये देखें सेल्स के दरमियान स्पेस है नोन एज द पोर्स, और इन पोर्स को क्या कहा जाता है, ऑस्टिया। और एक बड़ा सा सुराख जो है पूरी बॉडी में, पूरे स्पंज में यहाँ पर प्रेजेंट होता है नोन एज ऑस्क्यूलम। अब ये कि ये ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं, ऑस्क्यूलम और ऑस्टिया जो हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं, ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम। कैसे कि जो पोर्स जो हैं इसकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, यहाँ से जो भी चीज़ एंटर होगी वो इस यहाँ पे एक कैविटी में आ जाएगी। वो कैविटी जो है दैट इज़ नोन एज स्पॉन्जोसील। ये जो है अटैच होते हैं विद द सबस्ट्रेटम, फ्रीली फ्लोटिंग नहीं होते। ये इसका जो है ओपनिंग है ऑस्क्यूलम। इसके अलावा इसकी बॉडी में छोटे छोटे सुराख हैं नोन एज ऑस्टिया। बॉडी जो है दो लेयर्स पे कंपोज्ड है, बाहर वाली जो है पिनेकोडर्म पिनेकोसाइट से बनी हुई, अंदर वाली जो है कोएनोसाइट से बनी हुई नोन एज कोएनोडर्म। और इसके बाद ये कि ये जो पोर्स हैं इसके ऑस्टिया जो हैं ये इस स्पॉन्जोसील इस कैविटी के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब इसमें जो सिस्टम है वो चलता कैसे है कि सेल्स के ये जो ऑस्टिया हैं यहाँ से क्या चीज़ एंटर होती है, जो इनका एटमॉस्फेरिक वाटर है वो इन ऑस्टिया से एंटर होगा और यहाँ पे इस कैविटी के अंदर वो सर्कुलेट करेगा और सर्कुलेट करके वो ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाएगा। अब ये कि ये सेल्स के सिस्टम्स जो हैं वो चलते कैसे हैं कि हर सेल, मैंने आपको शुरू में बात की कि दैट इज़ इंडिपेंडेंट। तो बाहर वाले सेल जो हैं वो अपना जो है अपनी फूड, अपनी ऑक्सीजन फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन बाहर के एटमॉस्फेयर से ले लेंगे, और जो उनके बॉडी के अंदर जो सेल्स के अंदर जो ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे विच आर नॉट वांटेड फॉर द बॉडी, जिनको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहा जाता है, उनको ये इस तरह से बाहर की तरफ रिमूव कर देंगे। सो फूड एंटर होगी और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स बाहर एक्सक्रीट होंगे। अब ये जो अंदर वाली लेयर है, ये अंदर वाली लेयर से फिर ये कैसे कि ये ऑस्टिया के ज़रिए से जो पानी जा रहा है उसमें फूड भी है, वो फूड जो है वो अंदर वाली लेयर के जो सेल्स हैं कोएनोसाइट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होंगे वो यहाँ पे और ये जो स्पॉन्जोसील है वहाँ पे लीव कर देंगे। स्पॉन्जोसील में जब पानी जो है सर्कुलेट कर रहा है, बाहर जा रहा है, तो फिर ये अपने साथ एक्सक्रीटरी मटेरियल को ले जाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को भी। बाहर से जब फ्रेश वाटर जो है इसके अंदर एंटर हुआ तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड को इन सेल्स ने ऑक्सीजन को इन सेल्स ने यूज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके तो स्पॉन्जोसील में छोड़ दिया। उस स्पॉन्जोसील में से जो वाटर के करंट्स हैं, पानी की लहरें हैं, वो इन पार्टिकल्स को
एक्सक्रीटरी पार्टिकल्स को अलॉन्ग विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले जाएंगी बॉडी से, स्पॉन्जोसील से बाहर ले जाएंगी थ्रू द होल नोन एज द ऑस्क्यूलम। अब ये कि इनकी फूड क्या होती है, फूड इनकी जो है 80% होती है डेड और डिकेइंग मटेरियल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिनको फंजाई और बैक्टीरिया तोड़ तोड़ के माइक्रो पार्टिकल्स में चेंज कर चुके होते हैं। और ये जो है डेड और डिकेइंग मटेरियल्स के पार्टिकल्स जो हैं, जो कि बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में चेंज हो चुके हैं, वो 80% तक इनकी फूड बनाते हैं। बाकी 20% जो है इनकी फूड क्या होती है, दे आर द प्लैंकटॉन्स। प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं, प्लैंकटॉन्स होते हैं जी फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि सरफेस के ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कभी उनमें क्लोरोफिल होता है, कभी उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। अगर क्लोरोफिल हो तो दे आर नोन एज फाइटोप्लैंक्टॉन्स, और अगर क्लोरोफिल ना हो तो दे आर नोन एज ज़ूओप्लैंक्टॉन्स। तो ये जो हैं 20% तक ये प्लैंकटॉन्स जो हैं इसकी फूड बनाते हैं, और 80% तक डेड और डिकेइंग मटेरियल्स के जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो इनकी फूड को कंपोज करते हैं। अब यहाँ पे हमने ये देखा था कि इसका एक फ्लैजेला है। बाहर वाला जो है पिनेकोडर्म है वहाँ पे फ्लैजेला नहीं है, अंदर वाली जो क्वेनोडर्म है उसमें फ्लैजेला है। तो आप देखें कि जब आपने इसका सिस्टम देखा तो आपको खुद समझ आ गई कि इसमें इसकी फ्लैजेला की ज़रूरत क्या है। कि बाहर ये कि ये तो फ्रेश वाटर के साथ या मेरीन वाटर जो है उसके साथ कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट में नहीं है। तो इनको कांटेक्ट में लाने के लिए ये ऑस्टिया जो हैं यहाँ से पानी एंटर होता है, फिर ये पानी जो सर्कुलेट करता है, सर्कुलेट कैसे करता है, सर्कुलेट करने के लिए उसको कोई पावर चाहिए, कोई एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, ये फ्लैजेला जो हैं उस वाटर को बीट करते हैं, और इस तरह से बीट करते हैं कि सारे फ्लैजेला एक ही पैटर्न पे इस तरह से मूव करें कि पानी जो है अंदर से सर्कुलेट करता हुआ बाहर की तरफ मूव करे। दैट्स अबाउट द सिस्टम्स ऑफ द स्पॉन्जेस। अब आपने देखा कि इसमें जो है वो फूड इसकी क्या है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, सेल के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रही है, और एंजाइम्स जो हैं फूड को डाइजेस्ट करके अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स को बाहर रिमूव कर रहे हैं। रेस्पायरेशन जो है वो भी सेलुलर रेस्पायरेशन है, ब्रीदिंग का कोई सिस्टम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई सिस्टम नहीं है स्वाय इन फ्लैजेला के, जो कि पानी को रोटेट करते हैं। बाकी ये कि बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ये चीज़ों को अपने अंदर जो है सेल खुद ही एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, रिलीज़ भी कर देते हैं। उसके बाद जी और कौन कौन से बॉडी में सिस्टम होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आपने देख लिया कि डिफ्यूजन के ज़रिए से हो रहा है, ऑस्मोसिस के ज़रिए से हो रहा है। नर्वस सिस्टम भी मौजूद नहीं है, कोई सेंसरी ऑर्गन्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब ये स्पॉन्जेस जो हैं इनका हैबिटेट भी आपने देख लिया कि ये पानी में रहने वाले हैं, और पानी में जब रहने वाले हैं तो सम जो है इसमें से कुछ जो हैं दे आर सॉलिटरी, अकेले अकेले रहते हैं, और कुछ जो हैं इसमें से कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं। अब ये कि इनका जो साइज़ है वो क्या हो सकता है, साइज़ ये कि इनकी विड्थ जो है फ्यू मिलीमीटर से लेके तो ऑलमोस्ट ये 1 मीटर तक भी इनकी लेंथ जो है, 1 मीटर से ज़्यादा भी इनकी लंबाई जो है, ऊंचाई जो है वो हो सकती है। दे आर सेसाइल, मूव नहीं करते, अटैच टू द सबस्ट्रेटम, पानी के नीचे जो रॉक्स हैं उनके ऊपर ये चिपके हुए होते हैं। और इसके बाद ये कि इसमें आ जाती है जी रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है इसमें दोनों तरह से है, सेक्सुअल भी है, एसेक्सुअल भी है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज़ कॉमनली बाय द बडिंग। बडिंग आप अच्छी तरह से अब जानते हैं कि बॉडी की सरफेस के ऊपर एक बड बनती है, और वो बड जो है वो अलग होके तो नया ऑर्गेनिज्म बना देती है। इसी तरह से इसकी बॉडी की सरफेस के ऊपर भी ये देखिए ये बड बनी हुई है, ये जब यहाँ से अलग होगी तो ये इंडिपेंडेंट स्पंज को बना देगी। और सम टाइम ये बर्ड्स जो हैं ये बॉडी के अंदर भी बनती हैं, ये बाहर बनी है, अंदर जब बनती है तो दैट इज़ नोन एज गैम्यूल। अब ये गैम्यूल्स जो हैं जब बॉडी ये टूटती है तो उसके बाद ये कि ये अंदर से गैम्यूल्स जो हैं रिलीज़ होके तो इंडिपेंडेंट बॉडी को, स्पंज की बॉडी को बना सकते हैं। सम टाइम ये स्पंज जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, सम टाइम इनकी बॉडी हार्ड होती है, क्योंकि उनकी जो सेल्स हैं उनके अंदर ये समुंदर जो है उसकी कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका जो है वो जमा होना शुरू हो जाती है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट हो जाए
तो वो चॉक लाइक इनकी अपीयरेंस होगी, और अगर सिलिका जमा होना शुरू हो जाए तो इनकी ग्लास लाइक जो है वो अपीयरेंस होती है। तो समटाइम्स स्पंजेस कुछ ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ग्लास के जैसे लगते हैं, उनको ग्लास स्पंज ही कहते हैं, और इनकी जो लेंथ है वो भी 1 मीटर से ज़्यादा हो सकती है। नाउ वी कम टू द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है, दे आर हर्मेफ्रोडाइट। व्हाट डू यू मीन बाय हर्मेफ्रोडाइट? कि बोथ दी सेक्स cells are produced inside the same organism। सेक्स सेल्स कौन कौन से? एग्स एंड स्पर्म्स। दोनों जो हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर प्रोटेंडरस। व्हाट डू वी मीन बाय प्रोटेंडरस? के दोनों सेल्स जो हैं इकट्ठे प्रोड्यूस नहीं होते। मेल सेक्स सेल्स जो हैं वो पहले प्रोड्यूस होते हैं, और फीमेल सेक्स सेल्स जो हैं वो बाद में प्रोड्यूस होते हैं। और फिर ये कि जब फीमेल सेक्स सेल्स एग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो स्पर्म्स जो हैं वो ऑलरेडी इनको फर्टिलाइज करने के लिए मौजूद होते हैं। अब फर्टिलाइजेशन जो है वो उनकी किस जगह पे होती है? ये इनकी जो मीजेनकाइमा है कि आउटर लेयर जो है पिनेकोडर्म और इनर लेयर जो है कोएनोडर्म, दोनों के दरमियान जो जेली लाइक लेयर है मीजेनकाइमा, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और इसमें ब्लास्टुला एंड लार्वल स्टेज जो हैं वो मौजूद होती हैं। और कुछ स्पंजेस ऐसे भी होते हैं विच आर नॉट हर्मेफ्रोडाइट। उसमें दोनों सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होती हैं, कि एक स्पंज जो है हम उसको कह सकते हैं कि दैट इज़ द फीमेल स्पंज, और दूसरा जो है हम उसको कह सकते हैं कि दिस इज़ द मेल स्पंज। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें आ जाता है जी साइकॉन विच इज़ द टिपिकल मेरीन स्पंज, और इसके बाद लिकोसिलिनिया। ये स्पंज जो है इसमें सीधी सीधी ये ट्यूब्स से बना हुआ होता है। फिर यूप्लेक्टेला, ये ऐसा स्पंज है जिसको के ग्लास की तरह से जिसकी अपीयरेंस होता है, ऐसे लगता है कि ये शीशे का बना हुआ है, और कॉमन लैंग्वेज में इसको वीनस फ्लावर बास्केट का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि आपने इसका स्ट्रक्चर जो देखा है वो तो है ही वॉज की तरह से है। तो जब बहुत सारे वॉजेस जो हैं, शीशे के बने हुए वॉजेस जो हैं इकट्ठे मौजूद पड़े हुए हैं, तो इसको वीनस फ्लावर बास्केट का भी नाम दिया जाता है। फिर स्पॉन्जिला है, ये फ्रेश वाटर का स्पंज है। अब जी इनकी जो फंक्शनिंग है, इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? स्पंज, अब कॉमन लैंग्वेज में हम स्पंज किसको कहते हैं? ये जो वॉशरूम्स में या किचन में स्पंज जो यूज़ होते हैं, जिनके अंदर जो हैं छोटे छोटे होल्स होते हैं और उनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। द स्ट्रक्चर इज़ नोन एज स्पंज। अब ये स्पंज जो है जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर आर्टिफिशियल। ये सिंथेटिक मटेरियल से फैक्ट्रीज़ में आर्टिफिशियल बन के हमारे पास आते हैं और हम इनको यूज़ करते हैं फॉर द हाउस होल्ड क्लीनिंग पर्पजेज़। और लेकिन फिर भी जो नेचुरल स्पंज है, जाहिर है कि हम आर्टिफिशियल चीज़ से इतना अच्छा काम ले सकते हैं, तो जो नेचुरल चीज़ होगी उसकी जो अफेक्शन है, उसकी जो कारकर्दगी है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी एज़ कम्पेयर टू द सिंथेटिक मटेरियल। और फिर ये कि जो कमर्शियल स्पंजेस हैं वो जो हैं उनको अभी भी यूज़ किया जाता है जो नेचुरल स्पंजेस के तौर पे, और मेडिटेरेनियन सी के जो वार्म वाटर हैं वहाँ से अभी भी नेचुरली ये स्पंज जो हैं उनको कलेक्ट करके यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। और आम जो घरेलू इस्तेमाल है वहाँ पे तो सिंथेटिक से हम काम चला सकते हैं, लेकिन जो सर्जरीज़ हैं, जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लूइड्स और वाटर और ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए ये नेचुरल स्पंज जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी कारकर्दगी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और लिक्विड और वाटर हो या ब्लड हो उसको होल्ड करने की कैपेसिटी जो है इनमें बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ स्पंजेस जो हैं उनको बिल्डिंग में भी यूज़ किया जाता है। कैसे? कि दीवारों के अंदर जो है लेयर इसकी बना दी जाए, और या ये कि अंदर कोई फिनिंग इस तरह से कर दी जाए कि बिल्डिंग जो बनती है वो फिर साउंड प्रूफ हो जाती है, क्योंकि दरमियान में जब स्पंज की लेयर आ जाएगी तो इतने ज़्यादा बीच में होल्स आ जाएंगे कि बिल्डिंग जो है वो साउंड प्रूफ हो जाती है। साउंड के अलावा
ये इंसुलेटेड बिल्डिंग भी हो जाएगी कि ना इसमें जो बाहर का जो मौसम है वो सख्त सर्दी हो या सख्त गर्मी हो, उसका असर जो है वो अंदर की तरफ इतना नहीं जाएगा। इसके बाद ये कि यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है और दूसरा अगला जो है वो टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसमें ग्रेड रेडिएटा के ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने क्या डिस्कस किया है, अभी हमने जो है एक डिवीज़न को ख़त्म किया है, विच वॉज द पैराजोआ। ठीक है जी, ये पैराजोआ जिसमें एक फाइलम पोरिफेरा जो है उसको हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद पैराजोआ के साथ दूसरी आती है यूमेटाजोआ, दूसरी डिवीज़न, जिसकी दो सब डिवीजन्स हैं, रेडिएटा एंड बाइलेट्रिया। तो पहले हम रेडिएटा को डिस्कस करेंगे जिसमें एक ही फाइलम है, नीडेरिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यूमेटाजोआ जो है फर्दर उसकी किस तरह से डिविजन्स हैं। तो अब ये जो हमारे पास ग्रेड रेडिएटा है, इसमें हमने देखा कि फाइलम इसमें आ जाता है फाइलम सिलेंट्रेटा। इसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक, 2 लेयर्स हैं बॉडीज़ की। और इसको फाइलम पहले इसको सिलेंट्रेटा कहा जाता था और इसकी जो कैविटी है और इसका जो स्ट्रक्चर है, अब इसको जो है निडेरिया का नाम जो है वो क्यों दिया जाता है, निडेरिया का नाम इसको दिया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक सेल नोन एज निडोसाइट्स। सी साइलेंट, सी इज साइलेंट, सी को हम नहीं बोलेंगे, निडोसाइट। अब ये स्पेशल किस्म के सेल्स हैं जो क्या करते हैं, दे गिव राइज टू नेमेटोसिस्ट द स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स जो हैं वो किसको कहते हैं, आमतौर पे स्टिंग किसको कहते हैं, ये हनी बी या वॉस्प जो काट लेती हैं, डंग मारती हैं, उसको स्टिंग कहा जाता है। तो ये स्टिंग जो है, ये स्टिंगिंग सेल्स हैं, ये ऐसे सेल्स हैं जो कि अपने प्रे को कैप्चर करके उसको स्टिंग करते हैं और स्टिंग करके उसको पैरालाइज कर देते हैं। अब पैरालाइज होने के बाद जो है वो मूव करने के काबिल नहीं रहता और फिर उसको ये जब मूव करने के काबिल नहीं रहता तो इसके जो एंजाइम्स हैं उसको डाइजेस्ट करके उसको अपना पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो बनाने लग जाते हैं बाय प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये हैं जी नेमेटोसाइट्स। ठीक है, अब ये कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, निडेरियंस जो हैं, दे हैव डबल लेयर ऑर्गेनाइजेशन या जिसको हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब इसमें जो हैं तो ये मल्टीसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म, लेकिन पोरिफेरा की निस्बत जो है इसमें ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और हायर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ऑर्गन्स भी हैं। और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट 2 जर्मिनल लेयर्स आर फॉर्म्ड, वन इज़ द एक्टोडर्म एंड वन इज़ द एंडोडर्म। ये डेवलपमेंट किसको कहते हैं कि एम्ब्रियो से जब मैच्योर ऑर्गेनिज्म बनता है द प्रोसेस इज़ नोन एज डेवलपमेंट। और जर्मिनल लेयर किसको कहते हैं, जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, दे आर नोन एज द जर्मिनल लेयर्स। अब ये एक्टोडर्म जो है ये क्या बनाती है, इट फॉर्म्स कवरिंग and some other cell of this layer is the animal give rise to the nematocytes, while the endoderm क्या बनाती है, specialized for the digestion of the food। अब इन दोनों के दरमियान भी एक जेली लाइक लेयर है। यहाँ पे आप देखें कि थोड़ी सी आपको स्पॉन्जिस के साथ सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे ग्रेड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी नज़र आएगा। अब वहाँ पे भी 2 लेयर्स थी, यहाँ पे भी 2 लेयर्स हैं और यहाँ पे 2 लेयर्स जो हैं उनका फंक्शन भी अलग अलग है। अंदर वाली लेयर जो है उसका काम है फूड को डाइजेस्ट करना और बाहर वाली लेयर जो है उसका क्या काम है, उसका काम जो है वो बाहर वाली प्रोटेक्टिव लेयर को बनाए और प्रोटेक्टिव लेयर के साथ एब्जॉर्प्टिव लेयर को बनाए। और इसके अलावा जो है कि इससे निमेटोसिस्ट बनते हैं, स्टिंगिंग सेल्स जो है इससे बनते हैं और दोनों के दरमियान जेली लाइक सब्सटेंस है, निजोग्लिया है। और इन एनिमल्स के अंदर क्या है कि देयर इज़ ओनली 1 कैविटी। वहाँ पे उस कैविटी को हमने क्या कहा था, उसको हमने स्पॉन्जोसील का नाम दिया था पैराजोआ में या फाइलम पोरिफेरा में। अब यहाँ पे ये कैविटी जो है दैट इज़ नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और एंटेरॉन, जो कि बाहर एक ओपनिंग के ज़रिए से खुलती है, दैट इज़ नोन एज द माउथ। और यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, दैट इज़ सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे
एक चीज़ जो कि एक मेजर डिफरेंस है फ्रॉम द पैराजोआ और द फाइलम पोरिफेरा, वो क्या है कि इनमें सिमेट्री है। सिमेट्री कैसी है? दैट इज़ रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री हम पहले भी बात कर चुके हैं, दोबारा डिस्कस कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म ऐसा जिसको रेडियस से गुजरती हुई लाइंस के साथ एक से ज़्यादा प्लेन्स हमारे पास ऐसी हों जिसमें हम 2 इक्वल हाफ्स में कट कर सकें। द डिवीजन इज़ नोन एज, द सिमेट्री इज़ नोन एज रेडियल सिमेट्री। और इसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक्वेटिक हैं, मेरीन भी हैं, फ्रेश वाटर भी हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया, इसकी एक एग्जांपल हमारे पास जो है डायग्राम में है, ये देख लीजिए जी। ये मेंबर जो है ये किसका मेंबर है? ये निडेरिया का मेंबर है। और निडेरिया का जो मेंबर है इसके अंदर हमें रेडियल सिमेट्री जो है वो नज़र आ रही है कि ये सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से पेरिफेरी तक जो लाइन आती है दैट इज़ नोन एज रेडियस। तो रेडियस के साथ साथ देखते हैं कि यहाँ से जब हम कट करेंगे हमारे पास 2 इक्वल हाफ्स, यहाँ से कट करेंगे 2 इक्वल हाफ, यहाँ से कट करेंगे 2 इक्वल हाफ, यहाँ से कट करेंगे 2 इक्वल हाफ्स। तो ये निडेरिया का एक मेंबर है। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन मेंबर होता है दैट इज़ नोन एज हाइड्रा। हाइड्रा आपने इसको देखा हुआ भी है कि हाइड्रा जो है वो किस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, कि इसको ये एक बॉस की तरह से ऑर्गेनिज्म होता है और ये अटैच होता है विद द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम नीचे किसी भी रॉक के साथ, किसी भी पानी के अंदर जो डूबी हुई चीज़ें होती हैं उनके साथ ये अटैच होता है। बॉस लाइक, बॉटल लाइक इसकी शेप होती है और इसके ऊपर जो हैं टेंटिकल्स जो हैं मौजूद होते हैं। देखें आप, इसमें रेडियल सिमेट्री जो है आपको नज़र आती है। ऑर्गेनिज्म जो है बॉटल लाइक या वॉज लाइक इसका स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो है रेडियल सिमेट्री हमें नज़र आती है। और इसके ऊपर जो है ये इसका माउथ है और ये इसके माउथ के साथ जो हैं टेंटिकल्स जो हैं वो अटैच होते हैं। अब इसमें सेल्स की 2 लेयर्स आ गई, एक जो है एक्टोडर्म, दूसरी एंडोडर्म। बाहर वाली जो है वो एक्टोडर्म है, अंदर वाली जो है वो एंडोडर्म है। दोनों के दरमियान जो है जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद है नोन एज मेसोग्लिया। अब ये अंदर जो है ये एक कैविटी है नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है ये इसका फंक्शंस जो हैं ये बहुत सारे फंक्शंस हैं। गैस्ट्रो फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम, वेस्कुलर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। दोनों फंक्शंस के लिए इस कैविटी को इस्तेमाल किया जाता है। ये जी 2 सेल्स की दीवारें हो गई, बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, दरमियान में मेसोग्लिया और ये इसका माउथ है और ये इसकी कैविटी है नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब ये कि इसको हम देखते हैं कि ये जो बाहर के सेल्स हैं ये अपनी फूड जो है ये कैसे लेते हैं। वो ये फूड लेने का काम जो है, डाइजेस्ट करने का काम जो है वो अंदर वाली लेयर का एंडोडर्म फूड एब्जॉर्ब करती है। कैसे कि जो टेंटिकल्स हैं ये मूव करते हैं, पानी की लहरों को हिलाते हैं, क्योंकि ये हिलता नहीं है ना, सीडेंट्री है हाइड्रा। तो जब ये हिलता नहीं है, इसके जितने भी मेंबर्स हैं निडेरिया के मोस्ट ऑफ देम आर नॉन मोटाइल। कुछ मूवेबल भी हैं लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर नॉन मोटाइल, हिलते नहीं हैं। तो इसमें फिर ये कि ये इस तरह से मूव करते हैं तो जो वाटर की लेयर्स मूव करती हैं उसके अंदर छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स, वो प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन या डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के पार्टिकल वो मौजूद होते हैं। वो वाटर करंट्स के ज़रिए से इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में चले जाते हैं। अब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से जब इसके अंदर ये आ जाते हैं तो ये जो सेल्स होते हैं, सेल्स ऑफ द एंडोडर्म, ये इनको इंजेस्ट कर लेते हैं, खा जाते हैं और इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। खाने के बाद डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद जो है इनके पास न्यूट्रिशन आ जाती है, खुद भी यूज़ करते हैं, एक्टोडर्म को भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, फूड का काम तो हो गया इनका कि इन्होंने जो है वो एब्जॉर्ब कर ली, डाइजेस्ट कर ली, इनको भी प्रोवाइड कर ली। ऑक्सीजन का काम सबका अपना अपना है कि बाहर वाले सेल जो हैं वो खुद ही ऑक्सीजन जो है वो ले लेंगे और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिलीज़ कर देंगे। और इसी तरह से अंदर वाले सेल जो हैं, जो पानी बाहर से आएगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन है उसको ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को
बाहर रिमूव कर देंगे। अब ये कि वाटर जो है, वाटर करंट्स यहाँ पे मूव करती रहती हैं, बाहर से पानी जो है वो आता रहता है, अंदर वाला अंदर से बाहर जाता रहता है। तो जब ये बाहर जाएगा तो अपने साथ क्या लेके जाएगा, पहले हम ये देखेंगे कि जब अंदर आएगा तो वो क्या लेके आया था, फूड पार्टिकल्स भी और ऑक्सीजन भी। जब ये बाहर जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाएगा। इसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं, जो कि अनवांटेड फॉर द सेल्स हैं, वो भी बाहर आ जाएंगे। और फिर ये कि ये सर्कुलेटिंग वाटर जो है उसको भी बाहर ले जाएगा। तो ये जो है इसका सर्कुलेशन का काम भी हो जाएगा कि इसने गैसेस को भी मूव करा दिया, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को भी मूव करा के बाहर ले गए। और जो बाहर के सेल्स हैं, इनके जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होंगे वो डायरेक्टली बाहर जो है वाटर के अंदर रिलीज़ कर देंगे। तो इसके अलावा ये तो हमने देख लिया कि इनमें डाइजेशन कैसे हुई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हुई, एक्सक्रीशन कैसे हुई। और इसमें जो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कोई नहीं है। नर्वस सिस्टम जो है वो एक नर्व्स के नेट की फॉर्म में इसके अंदर जो है स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है और मौजूद है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं होता। एक प्लेक्सिस की फॉर्म में, जब डिटेल्स हम सिस्टम्स की देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसमें हम देख लेंगे कि एक प्लेक्सिस की फॉर्म में, एक नेटवर्क की फॉर्म में ये इसके अंदर जो है, बॉडी के अंदर ये इसके जो नर्व्स हैं वो बिखरी हुई होती हैं, एक नेटवर्क मौजूद होता है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं जी। ये एक इसकी एग्जांपल जो है वो एक जेलीफिश है, कोरल है, सी एनेमोन जिसको हमने सिमेट्री की शक्ल में भी देखा, और ये इसका हाइड्रा वॉज लाइक, और 5 इसके जो हैं वो टेंटिकल्स हैं। इंशाल्लाह ताला जब कॉलेज खुल जाएंगे, आप लोग कॉलेज आएंगे, तो ये चीज़ें जो हैं हमारे पास लैब्स के अंदर मौजूद हैं, आप इनको देखिएगा। इसको हम स्लाइड में देखते हैं। वैसे तो मैक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप के बगैर भी नज़र आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत छोटा सा होता है। ये अमूमन इसकी स्लाइड्स बना के रखी हुई होती हैं, माइक्रोस्कोप के ज़रिए से इसको देखते हैं। तो बाकी ये कि इस फाइलम के हवाले से अगर कोई बात रह गई है तो उसको हम कल कर लेंगे, क्योंकि ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये आपके सिलेबस में इस वक्त स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। सिर्फ ये कि इसमें जो अभी तक आपने जो चैप्टर शुरू किया तो उसमें जो चीज़ें शामिल थी हम पढ़ते रहे हैं। ये ग्रेड रेटिएटा और फाइलम निडेरिया में बाकी कैरेक्टर्स इसके मौजूद हैं। ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है जी। अब पॉलीमॉर्फिज्म इसमें मौजूद नहीं है। हमने इसके जो हैं मेजर फीचर्स देख लिए हैं कि इसमें सिस्टम्स कैसे होते हैं। एक जो इसमें चीज़ रह गई है वो इसका जो है रिप्रोडक्शन, और इसके अलावा और जो चंद एक बातें रह गई होंगी कि कोरल रीफ्स कैसे बनते हैं, वो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। इट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।